नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू दीर्घास। आज का हमारा ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल हार्मोनिक गति जिसे हम बोलते हैं, सरल आवर्त गति के नाम से हम इसको जानते हैं। ये ADDET के एग्जाम में और PAT के एग्जाम में, दोनों ही एग्जाम में बेहद इम्पोर्टेंट हमारे लिए होने वाला है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम इसकी थ्योरी को जानने वाले हैं। ठीक है, क्या हुआ, मैं इसके PY की क्वेश्चन लेके आ रहा था, आप लोगों को पता है हम इसके क्वेश्चन बार बार लेके आ रहे थे फिजिक्स के, तो बच्चों का कमेंट ऐसा आ रहा था कि सर थ्योरी पढ़े नहीं है हमने बिल्कुल भी, तो हमको समझ में नहीं आ रही चीजें, है ना। तो बेटा आप लोग स्पेशली एग्रीकल्चर वाले, क्योंकि जो फिजिक्स जो बायो से मैथ से पढ़ के आए हैं 12th, उनको तो थोड़ा बहुत आइडिया है, लेकिन जो स्पेशली एग्रीकल्चर 1 2 3 वाले बच्चे हैं, एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं, उनको फिजिक्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं रहे, कम कम आइडिया है, उतना नहीं है। तो बेटा आप लोगों के लिए ही यहाँ पे क्या करना जो है, इसका थ्योरी लेके आया हूँ, तो उसका हम इम्पोर्टेंट निचोड़ है वो इनके अंदर देखने वाले हैं। और डेली आप लोगों को 4:30 बजे वीडियो मिलती रहेगी फिजिक्स की, आपको पता ही है, क्लास आती रहेगी हमारी। तो अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप पहले से ही देख रहे हैं, बार बार हमारे को देखते रहते हैं, तो मैंने देखा है आप लोगों के अंदर क्या क्या है, आप लोग वीडियो देखते रहते हैं, पूरा वीडियो देख के जाते हैं, लेकिन लाइक नहीं करते। तो प्लीज लाइक स्टार्टिंग में ही कर लिया करो, बाद में ध्यान में नहीं रहता है, सही बात है, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से, परिभाषा से स्टार्ट करेंगे। डेफिनेशन यानी कि परिभाषा है, किसकी बात कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि सरल आवर्त गति की बात कर रहे हैं। तो ऐसी गति जिसमें त्वरण विस्थापन के सीधे समानुपाती होता है और मध्य स्थिति की ओर निर्देशित होता है, सरल आवर्त गति यानी कि SHM कहलाती है। Such a motion is which acceleration is directly proportional to the displacement and are directed toward the main position is called simple harmonic motion। मेरी बात ध्यान समझना, ये इसकी डेफिनेशन है, आप लोगों को पढ़नी है, अच्छी बात है, याद है। सिंपल भाषा में बताते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। एक ऐसी गति जिसमें वस्तु अपनी मेन पोजीशन को वापस से रिपीट करती रहे, उसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। आवर्त गति का मतलब समझिए, आवर्त गति क्या है, जैसे ये आप लोगों ने घड़ी का पेंडुलम देखा होगा, ये पेंडुलम होता है। पेंडुलम एक बार इधर जाता है, फिर एक बार इधर जाता है, लेकिन हर बार इस बीच की पोजीशन को रिपीट करता रहता है। इसी को बोलते हैं आवर्त गति यानी कि हार्मोनिक मोशन। जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें सिंपल वर्ड और आ गया, क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो स्प्रिंग करता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, उसके बारे में हम बात करेंगे। बात समझ में आ रही है। SHM क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, वो गति जिसमें वस्तु अपनी मेन पोजीशन को वापस से वापस रिपीट करती रहे, उसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे रबड़ को हम खींचते हैं, खींचने के बाद छोड़ेंगे तो वापस से अपनी जगह पे आ जाएगी, उसी को हम बोलेंगे हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन थी। अब ये है कि SHM होता कब है, तो इसके लिए कंडीशंस या शर्तें क्या हैं। तो पहली शर्त यह है कि सिस्टम में पुनः स्थापन बल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पुनः स्थापन बल होना चाहिए। द सिस्टम शुड हैव रीस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स होना चाहिए, रीस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए, तभी उसके अंदर जो है SHM होता है। इसके अलावा इस प्रणाली में जड़त्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जड़त्व। द सिस्टम शुड हैव इनर्शिया। इनर्शिया या जड़त्व का मतलब है अपनी मेन पोजीशन को बना के रखने का गुण। बात समझ रहे हैं, मेन पोजीशन को बना के रखने का गुण, वही क्या है, जड़त्व। जैसे मान लीजिए मेरा टैब है, इस टैब को मैं खींचना चाहता हूं, लेकिन ये टैब यहीं पे रुकना चाहता है, तो उसको बोलेंगे सर जड़त्व। ठीक है, इसके अलावा इस प्रणाली में घर्षण रहित होनी चाहिए। प्रणाली कैसी होनी चाहिए, घर्षण रहित। द सिस्टम शुड हैव फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस होना चाहिए, यानी कि फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि टच हुआ तो फ्रिक्शन होना ही होना है। तो आप लोग जितने भी सिंपल हार्मोनिक मोशन पे काम करने वाले इक्विपमेंट देखेंगे ना, वो कभी भी टच नहीं होते। जैसे आपने घड़ी का पेंडुलम देखा होगा, तो वो ऊपर कनेक्ट होगा, लेकिन बीच में कहीं पर भी टच नहीं होगा, क्योंकि घर्षण होगा तो घर्षण उसको रोक देगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगली स्लाइड में हमसे जो एक लॉ के बारे में पूछा जाता है, वो पूछा जाता है हुक्स लॉ। कौन सा लॉ है, हुक्स लॉ है। तो आपको पता है लॉ पे तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह बन जाते हैं, लेकिन यहाँ हम लोगों से ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं। पहले तो आपसे ये पूछेगा कि हुक्स लॉ किस पे डिपेंड है, किस पे बेस्ड है, तो SHM पे बेस्ड है, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन पे बेस्ड है। कहता क्या है वो समझ लेते हैं
कि स्प्रिंग पर लगने वाला बल उसके विस्थापन के सीधे समानुपाती होता है। स्प्रिंग पर लगने वाला बल उसके विस्थापन के सीधे समानुपाती होता है। मतलब स्प्रिंग पे जितना आप फोर्स कंडक्ट करेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज के, उसका जो विस्थापन है, कितनी दूरी आप उसको खींचते जाएंगे उतना बल उसमें लगाना पड़ेगा। द फोर्स इज अप्लाइड टू स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा अगला होगा कि यदि स्प्रिंग खींची हुई ना हो, स्प्रिंग खींची हुई ना हो तो द्रव्यमान पर कोई शुद्ध बल नहीं लगता, यह सिस्टम संतुलन में रहता है। अब मुझे बताओ, आपने स्प्रिंग को खींचा ही नहीं है, नॉर्मल स्प्रिंग है तो उसमें कोई बल काम नहीं करेगा, ये ऑक्सलो बोलता है। ऑक्सलो क्या बोल रहे हैं कि इफ द स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड देयर इज नो नेट फोर्स ऑन द मास द सिस्टम इट इज इक्विलिब्रियम बिलियरिज्म, है ना। मतलब सिस्टम ऐसे काम करेगा जब उसमें कोई खींचेगा नहीं तो कोई भी फोर्स काम नहीं करेगा। इसके अलावा यदि द्रव्यमान को संतुलन से व्यवस्थापित किया जाता है तो स्प्रिंग प्रत्यान बल लगाती है जो उसे संतुलन स्थिति में वापस लाने का प्रयास करता है। बात को समझिए कि इफ द मास इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम द स्प्रिंग विल एक्सट्रैक्ट a restoring force which is a force that tends to the restored it to the equilibrium position। बात को समझिए, इनका कहने का ये मतलब है कि जब स्प्रिंग पे आप बल लगाते हैं तो स्प्रिंग वापस से उसी पोजीशन में आने के लिए उतना ही बल लगाती है। बात समझ रहे हैं मेरी बात की, मान लीजिए ये स्प्रिंग है तो मैं इसको खींच रहा हूं ताकत से, तो ये स्प्रिंग वापस से इसे फोर्स लगा रही है इसी पोजीशन में आने के लिए, कितना जितना मैं इसको खींचने के लिए लगा रहा हूं उसके उतना ही बराबर। ठीक है, तो ये बनता है, तो ये फोर्स हो जाता है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका है, उसके विस्थापन यानी कि एक्स के। एक्स यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जब इसको ओपन करेंगे तो हमारे सामने आएगा F इक्वल्स टू के एक्स। क्या आएगा, x इक्वल्स टू के एक्स। यहाँ पर F जो है वो आप लोगों को पता है इलास्टिक फोर्स है, K यहाँ पे है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, और x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। x कौन है, डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए F बराबर डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, जितना फोर्स जितना डिस्प्लेसमेंट, ये होता है हॉक्स लॉ। तो आप लोगों से पूछेगा हॉक्स लॉ क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी स्प्रिंग पर हम उसको खींचने के लिए जितना बल लगाते हैं उतना ही डिस्प्लेस होता है, या जितना डिस्प्लेस करा जाता है उतना ही बल लगाना पड़ता है, और स्प्रिंग वापस से उसके ऊपर उतना ही फोर्स जनरेट करती है। ये हॉक्स लॉ है, F बराबर के एक्स। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं सरल आवर्त गति यानी कि SHM करने वाले पिंड के त्वरण का व्यंजक क्या होता है ना। तो जो एक्सपेंशन फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एक्सिक्यूटिंग SHM, तो उसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें वो आपको वो सुना देता हूं पर समझने की कोशिश करेंगे। कि मान लीजिए एक द्रव्यमान M एक लोडदार स्प्रिंग के एक सिरे से जुड़ा है और घर्षण रहित क्षैतिज सतह पर स्वतंत्र रूप से गति कर सकता है। ठीक है भैया, मान लिया जब द्रव्यमान को छोड़ा जाता है तो वह अपनी औसतन और संतुलन स्थिति के आसपास कंपन करने लगता है। कंपन का मतलब है मोशन। ठीक है, लेकिन प्रत्यास्थता के कारण स्प्रिंग लगाए गए बल को विरोध करता है जो कि विस्थापन उत्पन्न करता है। इस विरोधी बल को प्रत्यान बल कहते हैं। सीधी सी बात है, समझिए, है ना। कंसीडर अ मास M attached to one end of elastic spring which can move freely on a frictionless horizontal surface के अंदर। When the mass is released, being to vibrate about its mean equilibrium position, what due to elasticity spring oppose the applied force which the produce the displacement. This opposing force is called restoring force। बात समझिए कि जब हम किसी स्प्रिंग को खींचेंगे किसी पिंड के यहाँ पे एक अटैच करने के बाद, तो उसको वापस उसी पोजीशन में जाने के लिए जिस फोर्स के लिए वो लगाएगी उसको हम बोलेंगे रीस्टोरिंग फोर्स, जिसको हिंदी में प्रत्यान बल कहा जाता है। हिंदी में क्या बोला जाता है, प्रत्यान बल कहा जाता है। अब बात को समझिए, सरल आवर्त गति करने वाले पिंड के त्वरण के लिए व्यंजक।
है ना, एक्सप्लेनेशन ऑफ द एक्सेलरेटिंग ऑफ द बॉडी एक्सक्यूट, तो उसके ऊपर क्या काम करता है वो समझ लीजिए। तो इसकी नॉर्मल सा फॉर्मूला ये है, आप ये व्यंजक याद रखेंगे, F बराबर ma, फॉर्मूला डायरेक्ट पूछेगा हमसे कि F बराबर ma जो है वो सरल आवर्त गति बॉडी का एक्सिक्यूटिंग जो एक्सीलरेशन है वो दिखाता है। क्या दिखाता है? एक्सिक्यूटिंग एक्सीलरेशन दिखाता है। ठीक है, ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है, कंपैरिजन वगैरह वो उसको दिखाने के लिए कर रहे हैं, इनको छोड़ दीजिए ना। अगला क्वेश्चन, अगले जो चीज हमारे सामने आती है वो क्या है, वो देखिए कि सरल आवर्त गति SHM करने वाले द्रव्यमान स्प्रिंग सिस्टम की विशेषताएं क्या है। सुनना, ध्यान सुनना कि जब कोई वस्तु कंपन करती है तो समय के साथ उसका मध्य स्थिति से विस्थापन बदलता रहता है। मध्य स्थिति से क्या होता है? विस्थापन बदलता रहता है। किसी भी समय मध्य स्थिति से उसकी दूरी का मान उसका तत्कालिक विस्थापन कहलाती है, उसका तत्कालिक विस्थापन कहलाती है। बात समझना कि जब कोई वस्तु कंपन करती है तो समय के साथ उसका मध्य स्थिति से विस्थापन बदलता रहता है। किसी भी समय मध्य स्थिति से उसकी दूरी का मान उसका तत्कालिक विस्थापन कहलाता है। When a body vibrating its displacement from the when position है ना change with time, the value of its distance from the main position at the time is known as the instrument's displacement। उस समय का विस्थापन कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि जब कोई वस्तु SHM करती है और उसमें बार बार फोर्स लगता है तो हर बार उसका डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा एक इस तरीका का एक इक्विपमेंट होता है, मैं आपको समझा पाऊंगा तो समझ लीजिएगा। एक ऐसा गोल गोल सा इक्विपमेंट होता है, इसमें छोटे छोटे बच्चे उछकते हैं, आपने देखा होगा, घूमते हैं। तो हर बार क्या बच्चा बराबर जाता है? क्या नहीं जाता है, जितना बल लगाता है उतना ऊपर जाता है। समझ रहे हो बात को? तो हर बार एक जैसा काम नहीं करता है, तो उसका एक टाइम का जो विस्थापन होगा उसी को उस टाइम का विस्थापन बोला जाएगा। अब बात को समझिए कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉन एज इज एप्लीट्यूड, यानी कि विस्थापन के अधिकतम मान को उसका आयाम कहा जाता है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉन एज दी इट्स एप्लीट्यूड। तो पूछेगा एप्लीट्यूड क्या होता है, तो विस्थापन के अधिकतम जो मान होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट की हाईएस्ट वैल्यू जो होगी वही उसका क्या बोलेगा? एप्लीट्यूड, यानी कि आयाम कहलाएगा। इसके अलावा कंपन का अर्थ क्या होता है, तो कंपन का अर्थ होता है गतिमान वस्तु द्वारा एक पूर्ण चक्कर लगाना। कंपन का मतलब क्या होता है? कंपन का अर्थ होता है गतिमान वस्तु के द्वारा एक पूर्ण चक्कर लगाना। अ वाइब्रेशन मींस वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ द बॉडी इन मोशन। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? कंपन बोलते हैं। इसके अलावा एक कंपन पूरा करने में लगने वाले समय को आवर्तकाल क्या बोला जाता है? आवर्तकाल बोला जाता है, यानी कि टाइम पीरियड। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और टाइम वाइब्रेशन क्या है? वाइब्रेशन एक राउंड है। ठीक है, और यहाँ पे आपसे मुझे पूछेगा टी, आवर्तकाल क्या है, टाइम पीरियड क्या है। SHM का टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? तो टी बराबर 2πm/k, 2πm/k। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? टी बराबर 2π रूट के अंदर m/k। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा कि प्रति सेकंड चक्रों की संख्या, एक चक्र पूर्ण करना होता है, इसे आवृत्ति कहते हैं। बात को समझना कि द नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, द नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, अ साइकिल इज अ कंप्लीट राउंड ट्रिप इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब प्रति सेकंड चक्रों की संख्या क्या होगी वो पूछेगा। एक चक्कर, एक पूर्ण चक्कर करना होता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे आवृत्ति कहते हैं। एक पूरा चक्कर कर लेते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? आवृत्ति बोलते हैं। और एक सेकंड में कितने चक्कर लगाए जाते हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मली फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1/t होती है। क्या होती है? 1/t इसे हम बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे इसकी जो है फ्रीक्वेंसी ऐप के तीनों फॉर्मूलों को याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को ऐप के बारे में पूछ लिया जाएगा। फ्रीक्वेंसी क्या है? तो फ्रीक्वेंसी ये है कि जितने चक्कर, एक चक्कर पूरा लगा लिया जाता है। ठीक है, आवृत्ति कहते हैं उसे, क्या कहते हैं? पूर्ण चक्कर करना होता है तो आवृत्ति कहते हैं। और एफ की ये तीन वैल्यू लोगों के सामने दिख रही है। ठीक है, तीनों सही है और तीनों ऑप्शन में अलग अलग तरीके से ऑप्शन में आ सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा इफ टी, टी यहाँ पे क्या है? इज द टाइम पीरियड ऑफ अ बॉडी
है ना। एक्सक्यूटिंग, इसके अलावा SHM, इट्स अनरेगुलर फ्रीक्वेंसी कैन बी रिटन एज। ठीक है, अगला हम बात करते हैं तो फेज एंगल क्या होता है। फेज एंगल क्या होता है बेटा, आप लोगों को याद रखना है कि फेज एंगल जो है, फेज एंगल क्या होता है, तो एंगल जो है उसकी वैल्यू WT में होती है, विच स्पेसिफिक द डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज द डायरेक्शन ऑन द पॉइंट एक्सक्यूटिंग SHM इज नॉन एज फेज एंगल। उससे हम क्या बोलते हैं, फेज एंगल के नाम से जानते हैं। और फेज एंगल की ये वैल्यू आप लोग हमेशा बने याद रखने वाले हैं, क्योंकि पूछेगा तो वैल्यू ही, नॉर्मल नहीं पूछेगा। अब हमसे फेज एंगल के बारे में अगर पूछता है मान लीजिए, या फिर जनरल इक्वेशन पूछ लेता है, तो ये जनरल इक्वेशन भी आप याद रखेंगे। इसमें कौन क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, t जो है वो टाइम है, a cos तो आपको पता ही होता है, ये नॉर्मल होते हैं, लगाए जाते हैं फॉर्मूले के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे 2 पाई जो है, यानी कि जो पाई वो भी वैल्यू है। इसके अलावा f जो है वो आप लोगों का फ्रीक्वेंसी है, t जो है वो टाइम है, और फाई जिसे हम बोलते हैं, फाई वो फेज ऑफ ऑसिलेशन जो होता है ना वो है। ठीक है, इसको याद रखना। यहाँ पे t टाइम क्या होगा, 0 होगा, और फिर जो फाई होगी उसकी वैल्यू होगी पाई अपॉन 2, है ना, पाई अपॉन 2 इसकी वैल्यू होने वाली। ये जनरल इक्वेशन है, कभी पूछ ले तो, क्योंकि EWT की एग्जाम में तो पूछा जा सकता है, लेकिन PhD की एग्जाम में पॉसिबल कम है, पॉसिबिलिटीज कम होती हैं PhD की एग्जाम में सर ये क्वेश्चन की, क्योंकि EWT में तो पूछ सकता है, क्योंकि फिजिक्स ज्यादा हार्ड आती है उसमें। ठीक है, अब आएगा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपको पता ही है, ये दिखा रहा है आप डिस्प्लेसमेंट को, जिसमें ये चीज दिख रही है आप लोगों को, ये डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है, ये वेलोसिटी को दिखा रहा है, और ये एक्सीलरेशन को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है, एक्सीलरेशन को दिखा रहा है। जैसे क्या है, जैसे हमने एक बात मानी थी ना कि एक बॉल है, बॉल के यहाँ पे एक स्प्रिंग टच कर दी गई है, और यहाँ पे फोर्स लगा के इसको इस तरफ खींचा जा रहा है। इस तरफ क्या करा जा रहा है, खींचा जा रहा है। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ना, x बराबर -a और x बराबर 0, ठीक है ना, एक्सीलरेशन क्या है, इस पे 0 हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पे फोर्स लगा के वेलोसिटी यहाँ पे क्या दिख रही है आपको, 0 दिख रही है। इस वाले डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, यहाँ पे देखिए टाइम वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, तो इनको आप एक बार ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन यहाँ से बनने को संभावना है लाउड स्पीकर से। लाउड स्पीकर से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इनको देखते हैं कैसे बनते हैं। एक लाउड स्पीकर है, और उसका जो संकुल है, ठीक है ना, क्या है, संकुल, यानी कि जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो 262 हर्ट्ज है। कितनी है, 262 हर्ट्ज के बराबर है ना। आवृत्ति पर सलर आवर्त गति जो उसकी SMS जो है वो दोलन करता है। संकुल के केंद्र पर आयाम a बराबर 1.5 है ना, इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर है, और t जो है वो 0 है, x जो है वो a है। अब हमसे क्या क्या पूछ रहा है, तो पहला पूछ रहा है कि शंकु के केंद्र की गति गति को कौन सा समीकरण वर्णित करता है ना। तो यहाँ पे देखो हमसे क्या पूछ रहा है कि व्हाट इक्वेशन डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ द कॉन। जो उसका कॉन बन रहा है उसके ऊपर सेंटर ऑफ द कॉन पे जो है उसकी स्थिति को कौन डिफाइन करता है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि समय के फलन के रूप में वेग और त्वरण क्या होगा। अगला क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एज द फंक्शन ऑफ द टाइम। इसके बाद व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द कॉन एट t बराबर 1.00 मिनट। तो इसके बारे में हमसे पूछ रहा है, तो मैं आपको इनकी सॉल्यूशन आप लोगों के यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो ये है नॉर्मल से सॉल्यूशन, आपको देखेंगे तो आप लोगों के पास एक फॉर्मूला बनेगा। क्या बनेगा, ये 2 पाई f। क्या फॉर्मूला बनेगा, 2 पाई f। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, हमारे पास 2 पाई है, f की वैल्यू उन्होंने 262 हर्ट्ज दे रखी है, तो इसका सॉल्यूशन अगर आप करेंगे तो 1650 आएगा। कैसे करेंगे, 2/22/7 इंटू 262, तो सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा, 262 रेड सेकेंड। ठीक है, एक्स टी क्या है, ये साइन वगैरह है, इसका दोबारा से ये वाला फॉर्मूला में आप वैल्यू रखेंगे। 0 दिया है, एक्स की वैल्यू कितनी दी है, 0, t4 है ना, और यहाँ पे आप वैल्यू रखते जाएंगे। फाई की वैल्यू ये है, तो आप लोगों को वापस से 1650 के बराबर कॉस मिलेगा, तो आपको 1650 में सॉल्यूशन याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो कॉन्ट है आप लोग देख लेना, इसको ना सॉल्व करके इस तरह की क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आप लोगों को, क्योंकि अपन आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं।
माउस में कुछ गड़बड़ हो रहा है भैया, सेल वगैरह खत्म हो गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं सिंपल पेंडुलम के बारे में। सिंपल पेंडुलम के बारे में बात करते हैं। एक साधारण पेंडुलम क्या चीज होती है? एक साधारण पेंडुलम क्या चीज होती है? सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं। सिंपल पेंडुलम जो है ना भैया, वो आप लोगों के सामने दिख रहा है और ये मोशन करते हुए ही लगाया हमने। क्या कराया? मोशन करते हुए लगाया। क्या हो रहा है देखिए, इस तरीके से घड़ी में भी काम करता है ये एक बार इधर जाता है और एक बार इधर जाता है, तो इसको हम बोलते हैं सिंपल पेंडुलम, है ना। ये साधारण पेंडुलम होता है और यहाँ पे ये कहीं पर भी टच नहीं होगा, अकेला यहीं पे बंधा रहेगा, इसके अलावा ये कहीं पर भी टच नहीं होता। इसको बोलते हैं सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। आपको समझ में आ गया? एक साधारण पेंडुलम, पेंडुलम होता है ये। कैसे काम करता है उसको समझिए, है ना। सिंपल पेंडुलम होता क्या है? तो एक सरल पेंडुलम एक आदर्श मॉडल है जिसमें एक बिंदु द्रव्यमान होता है जो लंबाई की एक अविस्तरणीय डोरी से लटका रहता है, जैसा कि आपने अभी डायग्राम में देखा था। जब इसे इसकी संतुलन स्थिति ए से एक ओर एक छोटे कोण से खींचकर बी तक ले जाया जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है, तो यह छोटे कोण पर आगे पीछे दोलन करना शुरू कर देता है। देखिए समझिए, यहाँ पे समझना क्या है कि आ सिंपल पेंडुलम इज आ आइडियल, है ना, मॉडल कांस्टेंट ऑफ अ पॉइंट मास, है ना, सस्पेंड बाय द इंटरसेक्शन। तो इसको छोड़िए ना, सब कुछ छोड़िए, मेरी बात ध्यान समझिए। ये क्या होता है? एक आइडियल मॉडल होता है। जब आप इसको इस तरीके से यहाँ पे लटका हुआ है और इस पेंडुलम को मैं ऐसे पकड़ के यहाँ लग ले आऊँ, बी तक ले आता हूँ और यहाँ से मैं इसको छोड़ देता हूँ, तो ये इतना दूर यहाँ पे आया उतनी दूर यहाँ वापस आएगा और वापस से यहाँ पर जाएगा और ये इस तरीके की गति करता रहेगा। जैसे कि वो आप देख पा रहे थे उस तरीके से ना, जैसे ये मैं आपको बता देता हूँ। वापस से आ जाते हैं, है ना, मैं दिखा देता हूँ लोगों को। जैसे ये तो अगर मैं इसको यहाँ पे देखो, अब मैं इसको यहाँ पे पकड़ के यहाँ ले आऊँ, है ना, यहाँ पे छोड़ दूँ। अब जितना मैंने यहाँ पे इसको ऐसे पकड़ लिया, देखो अब इसको मैंने पकड़ लिया, इस तरह को जाने दो, ऐसे पकड़ लिया। अब इसको छोड़ेंगे तो वापस से वहीं पे दूरी करता रहेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाला पेंडुलम। क्या होता है? ये पेंडुलम होता है। चलिए, सिंपल पेंडुलम क्या होता है? परफॉर्म एसएचएम। ये क्या परफॉर्म करता है एसएचएम? देखते हैं। सरल आवर्त गति, आवर्त गति तो कर ही रहा है, सरल आवर्त गति कर रहा है क्या, वो देखते हैं। के लिए शर्त यह है कि प्रत्यान बल एफ विस्थापन के सीधे समानुपाती होना चाहिए। ये मैंने बात करी थी स्टार्टिंग में। विस्थापन की दिशा विपरीत होनी चाहिए, है ना। बॉब का पथ सीधी रेखा नहीं होना चाहिए, नहीं होता, बल्कि त्रिज्या वाले वृत्त का चाप होता है। अब यहाँ पे क्या है कि कंडीशन ऑफ एसएचएम इज दैट रिस्टोरिंग फोर्स एफ शुड बी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट पोजीशन, है ना। इसके अलावा पाथ ऑफ द जो है उसका बोब इज नॉट द स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन पर नहीं होना चाहिए, बट द आर्क ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस। उसका पथ क्या होता है? सर्किल ऑफ रेडियस होती है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। लेस टी वगैरह टेंशन इसका स्कोरिंग वगैरह जब पढ़ेंगे ना तो पता चल जाएगा वो एसएचएम करता है। राइट, याद रखिए, पेंडुलम एसएचएम क्या करता है? करता है ना। अब हमें पूछा गया है टाइम पीरियड के बारे में, है ना। तो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ टाइम पीरियड, ये इसको डायरेक्टली याद रखना। ये वाला टाइम पीरियड आप करेंगे डायरेक्टली याद रखेंगे, टी बराबर 2 पाई रूट के अंदर एल अपॉन जी, ठीक है। इसके अलावा जितने भी यहाँ पे फॉर्मूले दिए, एक टी का फॉर्मूला ये दिया है, एक टी का फॉर्मूला ये दिया हुआ है, टी बराबर 2 पाई अपॉन डब्ल्यू। इसको डब्ल्यू की तरह याद रखेंगे आप, ठीक है। डब्ल्यू नहीं होता वैसे ये, ठीक है। तो ये इसको याद रखिए। ये क्या है? टाइम पीरियड की चीज दिखा रहा है, टाइम पीरियड है ये। और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, एक ये है, एक ये है। इसके अलावा ये दोनों याद रखिए। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी याद रखेंगे। फ्रीक्वेंसी एफ 1 अपॉन टी होता है। फ्रीक्वेंसी बराबर 1 अपॉन 2 पाई इंटू जी अपॉन जो है एल दिया हुआ है। ये फ्रीक्वेंसी के होते हैं। ये तीनों, एक ये और एक ये, तीनों याद रखने, तीनों मोस्ट है, आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलेंगे। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं अगला वाला। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगले यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। वो टॉपिक हमारे पास है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एसएचएम के अंदर हमने सारी चीजें देखनी है। अब हम देखने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आजकल आप लोग देख पाएंगे ना, तो बहुत सारी गाड़ियां ना इसी वजह से काम कर पाती हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है? एक समान वृत्तीय गति। अब यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं, ये वाली जो गति है वो एक समान वृत्तीय गति है। ये हर बार एक जैसी गति कर रहा है, देखो
मैं भी रोक दूंगा फिर वापस चलता रहेगा। तो ये समान क्या कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति को दोहरा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में हम क्या क्या दिया है हमको। चलिए, पहले तो एक समान वृत्तीय गति और सरल आवर्त गति के बीच संबंध क्या होता है। एक समान वृत्तीय गति और सरल आवर्त गति क्या है। तो सरल आवर्त गति में किसी वस्तु की गति एक समान वृत्ताकार गति में किसी वस्तु की गति एक समान होती है। एक समान आवर्त गति में किसी वस्तु की गति एक समान वृत्ताकार गति में किसी वस्तु की गति के समान होती है। तो एक जैसी कैसी होती है, एक जैसी होती है। एन ऑब्जेक्ट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज द सिंपल मोशन एज ऑफ अ ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो दोनों में एक जैसी ही गति होती है। एक तो ये संबंध हो गया इन दोनों के बीच में, दोनों में एक जैसी गति होती है। दूसरी हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए जरा यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा है, ये क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में दिखाएगा। ये बिंदु जो है आप लोगों को ये पूरे में मोशन करता रहेगा, है ना। ठीक है, तो इसमें ये पार्टिकल वगैरह उनके बारे में दिखाया जाएगा, तो आप लोग देखते रहना इनको ना, काम की चीज ज्यादा है नहीं। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे उनकी बात करते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ये सिंपल हार्मोनिक मोशन भी है और यूनिफॉर्म मोशन भी है। ये आप लोगों को पता है ना, झूला है, छोटे छोटे बच्चे घोड़े पे बैठ के घुमा देते हैं उनको, है ना। तो वही वाला है, ये एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, यूनिफॉर्म मोशन का भी। ये बहुत अच्छी चीज है। इसको अवमंदित हार्मोनिक गति कहते हैं, अवमंदित आवर्त गति, यानी कि डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन। डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन, डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन क्या होता है बेटा, मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्या है, वास्तविकता में किसी भी प्रणाली में हमेशा प्रतिरोध होता है। किसी भी प्रणाली में क्या होता है, हमेशा प्रतिरोध होता है। आप कोई भी काम करेंगे उसके बीच में प्रतिरोध होगा, यानी कि रेजिस्टेंस होगा, उसके विरोध में काम हमेशा होता है। आदर्श स्थिति में सरलीकृत चुंबकीय कौशल में निपटते समय हमने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। बात को समझिए, इन रियलिटी देयर इज ऑलवेज रेजिस्टेंस इन एनी सिस्टम, वी निग्लेक्ट द, हमने क्या सिस्टम निग्लेक्ट कर दिया, दिस व्हेन वी आर डीलिंग विद एसएचएम, दैट इज द आइडियलिस्टिक केस। आइडियलिस्टिक केस में हमने इसको क्या कर दिया है, ऐसा मान लिया है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। आप अगर ये सोचिए कि अगर ऐसा नहीं होता तो घड़ी का पेंडुलम बिना सेल के ही मूव करता, है ना, बिना सेल के क्या करता, मूव करता। लेकिन हमेशा क्या होता है, प्रतिरोध होता है। आप दौड़ते जाएंगे तो प्रतिरोध लगेगा नहीं, तो दौड़ते चले जाएंगे। अब बात समझना है यहाँ पे क्या हो रहा है कि अवमंदक यानी कि डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन क्या है। तो मानिए कोई भी गति कर रही है, तो करते 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 उस पे हवा या किसी की द्वारा जो है ऐसा फोर्स जनरेट होगा जिससे उसकी गति धीमी धीमी धीमी, जब तक फोर्स लगाना बंद कर देंगे धीमे धीमे रुक जाएगा। जैसे आपने देखा होगा एक झूला हम घुमा दें और इंजन को बंद कर दें, तो झूला धीरे 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 करके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। वो ही है डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन। जिसमें क्या लगा, उसमें रेजिस्टेंस लगा, इसलिए ऐसा सिचुएशन बना, है ना। जो दिया है कि वे दोलन जिनमें समय के साथ आयाम धीरे धीरे घटता जाता है, अमंदित दोलन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अमंदित दोलन कहलाते हैं ना। द ऑसिलेशन इन विच द, है ना, एम्पलीट्यूड डिक्रीज, है ना, कैसे, विद टाइम आर कॉल्ड द डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये होता है डैम्प्ड मोशन। इसका ये फॉर्मूला वगैरह आप देख लेना, काम की चीज नहीं है। अच्छा, फॉर्मूला काम के थे मैंने आपको दिखा दिए, ठीक है, वो बता दिए मैंने आप लोगों को, वही काम के। अंडर डैम्प्ड द केस, ठीक है, वो छोड़िए। ये देखते हैं एग्जांपल कि पेंडुलम पर वायु प्रतिरोध के कारण उसका आयाम कम हो जाता है। यह प्रकाश आवर्धन का एक उदाहरण है। पेंडुलम पर वायु प्रतिरोध के कारण उसका आयाम हो जाता है, आयाम कम हो जाता है, मतलब उसकी स्पीड कम हो जाती है। एयर रेजिस्टेंस ऑन द पेंडुलम, एयर resistance lower the amplitude of the pendulum, this is the example of light damping। क्या है, लाइट डैम्पिंग का ये एग्जांपल है। ठीक है, केस फर्स्ट ये दिखा रहा है, ये बहुत सारी चीजें। देखो ये एग्जांपल ये भी अच्छा है, आपने देखा ना, ये ऑटोमेटिक डोर क्लोजर, ये डोर क्लोज करने वाला होता है, धीरे धीरे आता है, फिर एक पोस्ट के बाद वहां पे रुक जाता है। ठीक है, क्योंकि इससे फोर्स भी कम हो जाता है। यहाँ पे दिया है अधिकांश बंदूकों में प्रतिगमन तंत्र भी अत्यंत सूक्ष्म रूप से नियंत्रित होता है। ये देखो चला के दिखा रहे हैं, ताकि भी गोलीबारी के कारण होने वाले प्रतिगमन के बाद कम से कम समय में अपनी मूल स्थिति में वापस आ सके। ठीक है ना, तो मोशन गोली चलने के बाद देखो ये चला, अब ये थोड़े समय के बाद अपनी मूल स्थिति में वापस जाएगा। जी हटा, ये वापस अपनी जगह पे पहुंच गया।
तो ये सब क्या है, डैम्प्ड मोशन के ही एग्जाम्पल है, ठीक है ना, डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन का ही क्या है, ये एग्जाम्पल है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या दिया हमको, वैसे आप कुछ है नहीं, एक और एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, जैसे ये छोटा स्प्रिंग वाला गद्दा है, ये भाई साहब उचक उचक के इस पे सो गए, अब सो गए तो ऐसा तो नहीं है कि उचकते ही रहेंगे, उचक के कूदोगे तब तो वो उचकेगा, लेकिन थोड़े समय के बाद क्या हो जाएगा, उचकना रुक जाएगा और आप उस पर आराम से सो सकते हैं। कुंडलित स्प्रिंग वाला गद्दा जिसमें जब कोई व्यक्ति गद्दे पर लेटता है तो स्प्रिंग धीरे धीरे संतुलित की स्थिति में लौट आती है, दबता है पहले, फिर धीरे धीरे करके सही पोजीशन में उसको ला देता है, ठीक है। तो ये स्प्रिंग मटेरियल वाले गद्दे वगैरह होते हैं ना। इसके अलावा देख लेते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो जरूरी है नहीं आप लोगों के लिए, मंद दोलन के अनुप्रयोग भी जरूरी नहीं है, पर हम देख लेते हैं एक बार क्या है। जैसे कि देखो ये मंद दोलन के अनुप्रयोग हैं ना, एप्लीकेशन ऑफ द डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो मंद दोलन का एक उदाहरण कार का सॉकर एक्वेजर है, जो कि अत्यधिक दोलनों को रोकने के लिए एक अवमंदन बल प्रदान करता है। यदि सॉकर एक्वेजर जिसे बोलते हैं बहुत अधिक घिस गए हों तो कार बहुत अधिक उछलने लगती है और असुविधाजनक हो जाती है। सॉकर भी इसी पे काम करता है ना, दबता है फिर अपनी पोजीशन पे आता है, फिर दब जाता है फिर अपनी पोजीशन पे आता रहता है। और अगर सॉकर खराब होगा तो गाड़ी में क्या लगेंगे, धचके लगेंगे। इसके अलावा देखो ये भाई साहब स्केटिंग कर रहे हैं, ये भी है। अवमंदन का एक अन्य अनुप्रयोग मानव शरीर के शॉक एक्वेजर के रूप में है। स्क्रीन पर शरीर उबड़ खाबड़ बर्फ पर सुचारू रूप से चलता है, जबकि उसकी जांघें और पिंडली एक अवमंदक स्प्रिंग की तरह काम करती हैं। जब आप जाते हैं तो जो है जागर भी है एक सॉकर की तरह काम करती हुई है ना। आप लोगों अगर इसको करोगे तो आप लोगों को ये महसूस होगा। एक इसके अलावा स्विंग डोर भी इसी का एग्जाम्पल है। क्या है, स्विंग डोर भी इसका एग्जाम्पल है, जो अपनी तरीके से आता है फिर बंद हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे जो है माध्यम के अवमंदन प्रभाव को दूर करने के लिए आमतौर पर एक बल लगाया जाता है जिसे प्रेरक बल कहा जाता है। इसे मामले में प्रणाली के अवमंदित बल दोलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दोलन ना। डैम फोर्स ऑफ ऑसिकुलेशन जो होता है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसको ड्राइविंग फोर्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको, मेजर करने के लिए जो फोर्स लगाया जाता है उसको बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स। अब आप लोगों का सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, देखो अब इसमें पढ़ाने को तो बहुत सारी चीजें हैं, सिंपल एसएचएम में बहुत कुछ है बेटा। दिक्कत ये है कि फिजिक्स केमिस्ट्री एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें आप जितना पढ़ सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, आप जितना चाहे उतना पढ़ सकते हैं। लेकिन मेन हमेशा ये है कि हम किस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। अगर आप पीएटी के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं या आप जो है जेडब्ल्यू के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, अगर आप जेडब्ल्यू के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आप जितना पढ़ना चाहें उतना काम है आप लोगों के लिए। लेकिन पीएटी के एग्जाम के हिसाब से जितना हमने पढ़ा है उतना इनफ है, ठीक है। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट में बताना है। और एक और बात, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वो लाइक स्टार्टिंग में ही करके जाना भैया, स्टार्टिंग में लाइक कर दिया करो। और वीडियो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो पीएटी की तैयारी कर रहे हैं, जेडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एडब्ल्यूटी जिसे हम एडिट बोलते हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं। तीनों ग्रुप के बच्चों में से कोई भी ग्रुप का बच्चा हो सकता है, बायो, मैथ्स और एग्रीकल्चर। आप कोई वीडियो शेयर कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।